तकरीबन 1 घंटे बाद हम एक चश्मे तक पहुंचने में कामयाब हो गए। उस चश्मे के आसपास ऊंचे पौधे या झाड़ियां वगैरह नहीं थी। दूर दूर तक अलबत्ता घास फैली हुई थी। हमने जी भर कर पानी पिया। अंगूरी घास पर लेट गई। मैं भी कोहनियों के बल दराज हो गया और अंगूरी की तरफ देखने लगा। सूरज आधा निकल चुका था। मेरे ख्याल में 2 बज रहे होंगे। गुज़िश्ता रात 2 बजे के करीब ही हम गार से रवाना हुए थे और उस वक्त कहवे के साथ कुछ रोटी खाई थी। सुबह 9 बजे के करीब हमने काफिले पर हमला किया था और इसके बाद से अब तक मुसलसल बुलंदियों की तरफ दौड़ते रहे थे और मुझे भूख का एहसास भी होने लगा था। भूख अंगूरी को भी लग रही होगी, लेकिन अभी तक उसने इस सिलसिले में ज़बान नहीं खोली थी। रास्ते में हमें कोई फलदार दरख्त भी नजर नहीं आया था कि किसी फल से ही पेट भर लिया जाए। अब आगे चलना चाहिए। मैंने उठकर अपनी राइफल संभालते हुए कहा, शायद उस तरफ हमें कोई फलदार दरख्त मिल जाए, वरना पता नहीं हमें कब तक भूखा रहना पड़ेगा। अंगूरी भी उठकर खड़ी हो गई और अपनी चादर संभालने लगी। ये स्याह चादर उसकी शिनाख्त बन गई थी। अब तक उसने चादर एक बल देकर गर्दन पर लपेट रखी थी। इस तरह उसे कुछ उलझन भी हो रही थी। 1 मिनट, वो बोली, मैं ये चादर पटके की तरह कमर पर बांध लूं, चलने में भी आसानी रहेगी। उसने चादर दोनों हाथों में पकड़कर झटका दिया और फिर लंबाई के रुख उसे तय करने की कोशिश कर ही रही थी कि तेज हवा के झोंके से चादर उसके हाथ से निकल गई। उसने लपक कर चादर पकड़ने की कोशिश की, मगर हवा के झोंके ने चादर को ऊपर उड़ा दिया। मैंने अपनी जगह से उछलकर चादर को पकड़ना चाहा, मगर हवा का एक और जोरदार झोंका उसे उड़ाकर मजीद ऊपर ले गया। चादर कटी पतंग की तरह हवा में उड़ती रही। मैं उसके पीछे दौड़ना चाहता था, मगर उसी लम्हे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर मैं रुक गया। अंगूरी भी चीख उठी, शिमरोज रुक जाओ, हेलीकॉप्टर इसी तरफ आ रहा है। मैंने मुड़कर देखा, हेलीकॉप्टर एक पहाड़ी चोटी के नीचे से नमूदार होकर इसी तरफ आ रहा था। अंगूरी ने जल्दी से राइफल उठा ली और मैं उसका हाथ पकड़कर चट्टानों की तरफ दौड़ने लगा। हम उस वक्त खुली जगह पर थे, हेलीकॉप्टर वालों की नजर में आ सकते थे और फिर हवा में उड़ती हुई चादर हमारी मौजूदगी की निशानदेही कर सकती थी। मेरा खदशा दुरुस्त निकला, हमें देख लिया गया था। हेलीकॉप्टर उस वक्त काफी बुलंदी पर था, लेकिन दूसरे ही लम्हे बड़ी तेजी से नीचे आने लगा। मैं अंगूरी का हाथ पकड़े दौड़ता रहा और फिर दफतन फिजा तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठी। हम पर सब मशीन गन से गोलियां बरसाई जा रही थी। अंगूरी ठोकर खा कर गिरी। मैंने उसे दोबारा उठाया, उसका हाथ पकड़ा और करीबी चट्टान नुमा पत्थर की तरफ छलांग लगा दी। कई गोलियां उस चट्टान नुमा पत्थर पर लगी। हेलीकॉप्टर आगे निकल गया था। मैं अंगूरी का हाथ पकड़े चट्टानों में दौड़ता रहा। अंगूरी एक बार फिर लड़खड़ा कर गिरी। मैंने उसे दोबारा उठा लिया। यहाँ रुके तो वो हमें छन्नी कर देंगे, मैंने कहा। मुझसे नहीं चला जाता, मेरी टांगे शल हो रही हैं, अंगूरी ने हाँफते हुए कहा। हिम्मत से काम लो, मैंने कहा। वो हमें ऐसी अजियतनाक मौत मारेंगे कि तुम इसका तस्वुर भी नहीं कर सकती। मैं अंगूरी को पकड़े चट्टानों में आड़े तिरछे रास्तों पर दौड़ता रहा। फिजा में हेलीकॉप्टर की आवाजें मुसलसल सुनाई दे रही थी। कभी कभी चट्टाने मशीनगन के फायरिंग की आवाज से भी गूंज उठती। कुछ देर बाद अपने सरों पर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर मैं अंगूरी को घसीटता हुआ एक चट्टान के साथ चिपक गया। चट्टान के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर साहिबान की तरह आगे को झुका हुआ था और उसकी वजह से हमें फिजा में नहीं देखा जा सकता था। हेलीकॉप्टर फिजा में मुअल्लिक हो गया। उसका साया कुछ दूर बाईं तरफ एक चट्टान पर दिखाई दे रहा था। तकरीबन 1 मिनट बाद वो साया हरकत में आया और हेलीकॉप्टर की आवाज दूर होती चली गई। हम 2-3 मिनट तक उसी चट्टान से चिपके खड़े रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ चलने लगे। अंगूरी की हालत नागुफ्तबे हो रही थी। वो बार बार लड़खड़ा रही थी। अगर मैं उसे ना संभालता तो वो यकीनन गिर पड़ती और फिर चलने के काबिल ना रहती। मैं एक दरार के करीब रुक गया। वो दरार इतनी कुशादा थी कि 2 आदमी पहलू ब पहलू आसानी से चल सकते थे। फिजा में तड़तड़ाहट की बढ़ती हुई आवाज सुनकर मैं समझ गया था कि हेलीकॉप्टर दोबारा इस तरफ आ रहा है। मैं अंगूरी को खींचता हुआ उस दरार में घुसता चला गया। ये दरार तकरीबन 10 गज आगे जाकर दाईं तरफ मुड़ गई थी। उस तरफ घूमते हुए मैंने ऊपर देखा। बहुत ऊपर चट्टानें एक दूसरे के बहुत करीब थीं और उनके दरमियान रोशनी की एक बारीक सी लकीर नजर आ रही थी। अगर किसी चट्टान का कोई हिस्सा गिर जाता तो ये दरार हमारा मकबरा बन जाती, लेकिन मैंने सर झटकते हुए इस ख्याल को जहन से निकाल दिया। ये चट्टानें हजारों साल से, बल्कि न जाने कब से इसी जगह इसी तरह खड़ी थी और अब इनके गिरने का सोचना हिमाकत के सिवा कुछ नहीं था। गार के अंदर अंधेरा सा था। मैं अंगूरी का हाथ पकड़े चलता रहा। तकरीबन 10 मिनट बाद हम गार के दूसरे दहाने पर पहुंच गए और इसके साथ ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। गार की दूसरी तरफ अमूदी ढलान थी और नीचे उतरने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सामने हजारों फुट नीचे सब्ज वादी फैली हुई थी। मेरे करीब खड़ी हुई अंगूरी ने भी ये मंजर देखा। उसके मुंह से भी इसी तरह एक गहरा सांस निकल गया, जैसे गुब्बारे से हवा निकल गई हो। वो नीचे बैठती चली गई। मैंने अंगूरी की तरफ देखा और फिर खुद भी शिकस्त खुर्दा अंदाज में उसके करीब बैठ गया।
हम तकरीबन 5 मिनट तक खामोश बैठे रहे। अंगूरी भूख प्यास और थकन से निडाल हो रही थी। मैं और कुछ बोलना भी नहीं चाहता था, वो मेरी बात पकड़ लेती। तुम कहते थे कि इन पहाड़ों ने हमें पनाह दी है, अब यही चट्टानें हमारे लिए मौत के जाल बुन गई हैं। अंगूरी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। फिर वही मायूसी की बातें। मैंने कहा, ये वादियां और ये संगलाख चट्टानें ही जिंदगी की अलामत है। मायूस ना हो, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। मैं दहाने के करीब आ गया और सूरत हाल का जायजा लेने लगा। धूप अब नरम हो गई थी। सूरज अगरचा गार के ऊपर वाली चट्टान के अकब में था, मगर सामने वादी में फैली हुई धूप को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि 1.5-2 घंटों में सूरज गुरूब होने वाला है। मैं दहाने के साथ इधर उधर देखता रहा। ढलान इस कदर अमूदी थी कि इस पर उतरने की कोशिश करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। अलबत्ता दाईं तरफ चट्टान में थोड़े थोड़े फासले पर पत्थर उभरे हुए थे और 30-40 फुट नीचे कुशादा और महफूज जगह थी, जिससे आगे गुंजान दरख्त थे। मैंने अंगूरी को इशारा करके करीब बुलाया। उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, ये रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो हम नीचे उतर सकते हैं, और अगर बीच में हाथ या पैर फिसल गया तो हमारी हड्डियों कभी सुराग नहीं मिलेगा। अंगूरी ने कहा, बाहर को उभरे हुए पत्थर काफी बड़े हैं, कोशिश की जा सकती है। मैंने उठते हुए कहा, पहले मैं उतरता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे चली आना। मैंने राइफल कंधे पर लटका ली और उन पत्थरों पर उतरने लगा। चंद गज का फासला तय करते ही मुझे एहसास हुआ कि इस तरह नीचे उतरना इतना आसान नहीं था जितना मैं समझता था। तेज हवा के झोंके मुझे मुसलसल धकेल रहे थे। अंगूरी, मैंने ऊपर देखते हुए आवाज लगाई, हवा तेज है लेकिन पत्थर खासे बड़े हैं, इन पर हाथ पैर जमाना ज्यादा मुश्किल नहीं, हिम्मत करो और एहतियात से नीचे उतर आओ। अंगूरी ने अपने अंदर हौसला पैदा कर ही लिया और वो भी मेरी तरह पत्थरों पर हाथ पैर जमा कर नीचे उतरने लगी। डर और खौफ से उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थी। वाकई बहुत कठिन और जानलेवा काम था। 30-40 फुट का ये फासला 15-20 मिनट में तय हुआ। नीचे कुशादा जगह पर उतरते ही अंगूरी घास पर दराज हो गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। मैं भी उसके करीब बैठ गया और उसकी तरफ देखने लगा। हम उस जगह से न जाने कितनी दूर निकल आए थे। फिजा में हेलीकॉप्टरों की आवाजें भी सुनाई नहीं दे रही थी। मेरा ख्याल में अब हम महफूज थे। कुछ ही आगे गुंजान दरख्तों का सिलसिला था। अगर हेलीकॉप्टर आ भी गए तो हम उन दरख्तों में पनाह ले सकते थे। मैं अंगूरी को वहीं छोड़कर दरख्तों की तरफ आ गया और फिर मैं खुशी से नाच उठा। उन पर फल नहीं लगा हुआ था, अलबत्ता नीचे घास पर इधर उधर खुबानियां लातादाद बिखरी हुई थी। तकरीबन 5000 फुट की बुलंदी पर इन दरख्तों का फल तोड़ने वाला कोई नहीं था। फल नीचे गिरकर गल सड़ गए थे और उनकी गुठलियां रह गई थी। जगह जगह सूखी हुई खुबानियां भी नजर आ रही थी और मजे की बात यह कि चंद गज आगे इन दरख्तों में शफाफ पानी की एक छोटी सी नदी भी बह रही थी। मैंने अंगूरी को आवाज देकर बुलाया। पहले हमने नदी से पानी पिया और फिर मैं सूखी हुई खुबानियां और बिखरी हुई गुठलियां जमा करने लगा। हमारी प्यास बुझ गई और पेट की आग भी। लेकिन अब परेशानी की जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि सूरज गुरूब होने वाला था और हमारे पास पनाह के लिए कोई जगह नहीं थी। मौसम में भी खासी खुनकी आ गई थी और मैं चाहता था कि खुली जगह पर रात गुजारना कयामत से कम नहीं होगा। मैंने एक मैली सी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी, जबकि अंगूरी ने शलवार और कुर्ता पहना हुआ था। कुर्ते के दोनों तरफ जेबें थी। हमने अपनी जेबों में सूखी हुई खुबानियों से भर ली और दरख्तों के नीचे चलते हुए नशेब में उतरने लगे। हमारे सामने हजारों फुट नीचे ताहद निगाह सब्ज़ वादी फैली हुई थी। बज़ाहिर ऐसी कोई जगह दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि शाम का अंधेरा फैलने से पहले कहीं कोई ऐसी जगह मिल जाएगी जहां हम रात गुजार सकें। तकरीबन 1 घंटे बाद ही सूरज बर्फ पोश चोटियों के पीछे रूपोश हो गया। फिजा में सुरमई धुंधलका फैलने लगा और खुशकिस्मती से हमें एक छोटा सा गार भी मिल गया। उस गार का दहाना मगरिब के रुख पर था और अंदर अभी तक मध्यम सा उजाला था। मैं अंदर घुस गया। गार काफी लंबा था, जबकि चौड़ाई 12 फुट से ज्यादा नहीं थी। बहरहाल यहाँ रात गुजारी जा सकती थी। हम गार के दहाने के करीब ही बैठ गए थे और अब तक की सूरत हाल पर तबसरा करने लगे। अंधेरा फैल गया। अब गार के बाहर भी चंद फुट से ज्यादा दूर कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। आसमान पर बादलों की वजह से अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया था। वक्त की रफ्तार जैसे थम सी गई थी। बाहर तेज हवा चल रही थी और दरख्तों और पौधों की सरसराहट वहशत सी तारी कर रही थी। दफतन एक जोरदार धमाका हुआ और उसके फौरन ही बाद फिजा में इस तरह चमक पैदा हुई कि एक लम्हे को तो मेरी आंखें चुंदिया सी गईं। वो बादलों के गरजने की आवाज थी और इसके साथ ही बिजली इस तरह कड़क से चमकी थी। अंगूरी चीख कर मुझसे लिपट गई। मैंने उसे अपनी बाहों में लपेट लिया और दूसरे ही लम्हे मुझे दिमाग में आंधियां सी चलती हुई महसूस होने लगी। पूरे बदन में सनसनाहट सी फैल गई। अंगूरी मेरे साथ इस तरह लिपटी हुई थी कि उसके दिल की धड़कनें मैं अपने सीने में महसूस करने लगा था। मैंने उसे
गैर इरादी तौर पर अपनी बाहों में लपेट लिया। तेज बारिश शुरू हो गई थी, पानी के छींटे अंदर भी आ रहे थे। अंगूरी मुझसे अलग हो गई। सर्दी लग रही है, बारिश की बौछार भी अंदर आ रही है, जरा पीछे हटकर बैठ जाएंगे उस कोने में, अंगूरी ने कहा। मैं उसे बाजू से पकड़कर गार के आखिरी हिस्से में ले आया। यहाँ बारिश और तेज हवा से तो बच गए थे, लेकिन ताहम खुनकी तो बहरहाल मौजूद थी। वक्त धीरे धीरे से गुजर रहा था। मैं चाहता था कि रात किसी तरह जल्दी से बीत जाए, मगर वक्त को अपनी रफ्तार से चलना होता है, वो किसी की ख्वाहिश के ताबे नहीं होता। अंगूरी शायद सो गई थी। वो बैठे बैठे नींद के झोंके में मेरे ऊपर झुक गई। मैंने उसका सर अपने घुटने पर रख लिया और इसके तकरीबन 1 घंटे बाद मेरी भी आंखें बंद होने लगी। मेरी आंख खुली तो गार में दिन की रोशनी फैली हुई थी। अंगूरी सिमटी हुई मेरे साथ लिपटी हुई थी। मैंने बाहर देखा, बारिश रात ही को किसी वक्त बंद हो गई थी और बाहर धूप चमक रही थी। मैंने अंगूरी को जगा दिया और हम दोनों गार से बाहर आकर धूप में बैठ गए। आसमान पर कहीं बादलों का नामो निशान तक नहीं था। हर तरफ धूप फैली हुई थी। पहाड़ों पर बारिश का पानी तूफानी नदी नालों की सूरत में बह रहा था और इस हालत में हमारे लिए सफर जारी रखना मुमकिन नहीं था। ये दूसरा दिन था और मुझे तवक्को थी कि भारतीय फौज चप्पे चप्पे पर फैल चुकी होगी। कोई गाड़ी, कोई बस्ती उनसे महफूज नहीं होगी। मैं दूसरे साथियों के बारे में कुछ नहीं जानता था कि उनमें से कौन पकड़ा गया है या सब लोग पनाह की तलाश में हमारी तरह भटक रहे हैं। हम दरख्तों के एक झुंड में बैठ गए। जेबों में भरी हुई खुबानियां भी खत्म हो चुकी थी और हमें कोई फलदार दरख्त भी नहीं मिला था। हम सुबह से भूखे थे। शाम का अंधेरा फैलने के बाद मैंने अंगूरी का हाथ पकड़ा और मोहतात अंदाज में उस बस्ती की तरफ बढ़ने लगा जिसका हमने दूर से सिर्फ एक ही मकान देखा था और धुआं भी उसी मकान की छत से उमड़ रहा था। हम बहुत मोहतात अंदाज में चलते हुए उस मकान के करीब पहुंच गए। एक खिड़की में लालटेन की रोशनी नजर आ रही थी। मैंने मोहतात अंदाज में चारों तरफ देखा और फिर ये इंकशाफ हुआ कि वो सिर्फ एक ही मकान है और गालिबन ये कोई फार्म हाउस था। मैं और अंगूरी दबे कदमों चलते हुए मकान के करीब पहुंच गए। मैंने मोहतात अंदाज में खिड़की में झांक कर देखा और इसके साथ ही मैं चौंके बगैर न रह सका। चारपाई पर एक नौजवान लेटा हुआ था। उसके बाजू और सीने पर पट्टियां बंधी हुई थी जो खून से तर हो रही थी। चारपाई के करीब एक अधेड़ उम्र औरत बैठी उस जवान की पेशानी पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थी। मैं उस नौजवान को पहचानने की कोशिश कर रहा था और फिर दफतन अपने अकब में भेड़िए जैसी गुर्राहट सुनकर मैं उछल पड़ा। अपनी जगह से हरकत मत करना, तुम दोनों मेरी राइफल की जद पर हो। अंगूरी के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। राइफलें फेंक कर हाथ उठा लो वरना भून कर रख दूंगा। वही गुर्राहट दोबारा सुनाई थी। मैंने राइफल फेंक कर हाथ ऊपर उठा दिए। अंगूरी ने भी मेरी तलकीद की। मैं अपनी जगह पर बेहिस्सो हरकत खड़ा आने वाले लम्हात का इंतजार कर रहा था। कमरे में बैठी हुई औरत भी मुड़कर इस तरफ देखने लगी थी और फिर वो उठकर तेजी से दरवाजे की तरफ लपकी। चारपाई पर पड़े हुए जख्मी नौजवान के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगी थी। उस शख्स ने हमें पीछे मुड़ने का हुक्म दिया। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो भारतीय फौजी नहीं था, कश्मीरी काश्तकार था जिसने हमें राइफल की जद में ले रखा था। वो हमें मकान के सामने की तरफ ले आया। यहाँ बरामदे में एक लालटेन जल रही थी और वो औरत एक लाठी उठाए बरामदे में खड़ी थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने लाठी फेंक दी और हैरत से अंगूरी की तरफ देखने लगी। तुम कौन हो? उसने अंगूरी के चेहरे पर नजरें जमा दी। मैं अंगूरी हूँ, कश्मीर की बेटी, एक मुजाहिदा। अंगूरी ने ठोस लहजे में जवाब दिया। हम ऊंचे पहाड़ों से आए हैं और हमें पनाह की तलाश है। वो शख्स भी हमारे सामने आ गया जिसने हमें राइफल की जद पर ले रखा था। उसने राइफल झुका ली, पहले अंगूरी की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, अगर ये अंगूरी है तो तुम यकीनन शिमरोज हो। हाँ, मैंने इस बात में सर हिला दिया। चलो अंदर चलो, उस शख्स ने इशारा किया। हम उस कमरे में आ गए। बिस्तर पर पड़े हुए जख्मी नौजवान ने हमारी तरफ देखा और फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। अब मैंने भी उसे पहचान लिया था। वो उन 40 मुजाहिदीन में से एक था जो उस रात भारतीय फौजी काफिले पर हमला करने के लिए गार से रवाना हुए थे। सामने वाली दीवार के साथ एक दूसरी चारपाई बिछी हुई थी। अंगूरी तो उस चारपाई पर इस तरह ढेर हो गई जैसे उसकी हिम्मत अब बिल्कुल जवाब दे गई हो। मैं चारपाई की पट्टी पर बैठ गया। वो औरत कमरे से बाहर चली गई। उसका शौहर गुलाम रसूल मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गया था और फिर बातों बातों में ये सनसनीखेज इंकशाफ हुआ। शहबाज नाम के उस मुजाहिद का ताल्लुक कमांडर अब्दुल गनी के ग्रुप से था। फौजी काफिले पर कार्रवाई के बाद वो पहाड़ों में भाग रहे थे कि कमांडर अब्दुल गनी हेलीकॉप्टर से चलाई जाने वाली गोलियों की जद में आकर शहीद हो गया। उस ग्रुप के 3 आदमी और शहीद हो गए थे। वो खुद यानी शहबाज भी जख्मी हुआ था और पहाड़ियों में भटकता हुआ 2 दिन बाद यहाँ पहुँचा था। गुलाम रसूल और उसकी बीवी उसकी देखभाल कर रहे थे। गुलाम रसूल ने यह भी इंकशाफ किया कि
उस फौजी काफिले की तबाही के बाद पूरी वादी में भारतीय फौज की सरगर्मियों में तेजी आ गई है। मुजाहिदीन के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। हर गांव और बस्ती में बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार करके उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। ये फार्म हाउस पहलगाम से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़या था। गुलाम रसूल के कहने के मुताबिक 2 दिनों में कम से कम 3 मरतबा फौजी इस तरफ आ चुके थे। हर मरतबा उन्होंने मकान की तलाशी ली थी और गुलाम रसूल और उसकी बीवी को डरा धमका कर गए थे। शहबाज आज शाम से तकरीबन 1 घंटा पहले यहाँ आया था। एक दिलचस्प और सनसनीखेज इंकशाफ ये भी हुआ कि फौजी काफिले की तबाही की तमाम जिम्मेदारी अंगूरी और शिमरोज पर यानी हम पर डाल दी गई थी। पहाड़ों में हवा से उड़ जाने वाली अंगूरी की काली चादर भारतीय फौजियों के हाथ आ गई थी। वो काली चादर अंगूरी की शनाख्त थी, जिससे ये तय कर लिया गया कि उस फौजी काफिले पर हमला हमने ही ऑर्गेनाइज किया था। गुलाम रसूल की बीवी राबिया चाय बनाकर ले आई। अंगूरी भी उठकर बैठ गई। उसकी हालत तो बहुत ही खस्ता हो रही थी। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो राबिया के हाथ से चाय की प्याली लेते हुए बोली, बड़े जोरों की भूख लग रही है, अगर कुछ खाने को हो तो। मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, राबिया ने जवाब दिया। चाय पी लो, आधे घंटे में चावल भी तैयार हो जाएंगे। चाय के दौरान मैं शहबाज से बातें करता रहा। उसने बताया कि हेलीकॉप्टर की फायरिंग से उसके ग्रुप के कमांडर अब्दुल गनी समेत 5 मुजाहिदीन शहीद हो गए थे। दूसरों के बारे में वो कुछ नहीं जानता था कि वो लोग महफूज ठिकानों पर पहुंचने में कामयाब हो गए थे या नहीं। तकरीबन 1 घंटे बाद हमने खाना खाया। उबले हुए चावल और पतली सी मसूर की दाल हमारे लिए ये बहुत बड़ी नेमत थी। खाने के बाद राबिया अंगूरी को साथ वाले कमरे में ले गई। मैं भी थकन से चूर हो रहा था और चारपाई पर नीम दराज हो गया और फिर कुछ ही देर बाद मेरी आंख बंद होने लगी। मैं पता नहीं कितनी देर सोया होऊंगा कि मुझे झंझोड़ कर जगा दिया गया। उठो, जल्दी करो, गुलाम रसूल कह रहा था। फौजियों ने मकान को घेरे में ले लिया है। मैं हड़बड़ा कर उठ गया। मेरी नींद काफूर हो गई थी। शहबाज ने भी जख्मी होने के बावजूद राइफल संभाल ली थी। मैं भी उठकर दीवार के साथ पड़ी हुई अपनी राइफल पर लपका। अंगूरी भी दूसरे कमरे से निकलकर दौड़ती हुई इस तरफ आ गई। उसने भी अपनी राइफल उठा ली। मैंने सामने वाली खिड़की से झांक कर देखा। तकरीबन 50 गज दूर एक जीप खड़ी थी। इसके अलावा और कोई ट्रक या जीप नजर नहीं आई, जिसका मतलब था कि उस जीप पर आने वाले फौजियों की तादाद 6 से ज्यादा नहीं हो सकती थी। गुलाम रसूल के हाथ में भी ऑटोमेटिक राइफल नजर आ रही थी। गोया उसने भी मुकाबले के लिए ठान ली थी। गुलाम रसूल पिछली खिड़की की तरफ चला गया। शहबाज ने सामने वाली खिड़की के करीब पोजीशन संभाल ली। मैं अंगूरी को लेकर दूसरे कमरे में आ गया। राबिया भी राइफल उठाए खड़ी थी। मैंने अंगूरी को एक खिड़की के सामने पोजीशन लेने को कहा और खुद दूसरी तरफ के दरवाजे के करीब आ गया। मैंने बड़ी आहिस्तगी से चंद इंच के करीब दरवाजा खोला और बाहर झांकने लगा। बाहर गहरी तारीकी थी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दफतन फिजा फायर की आवाज से गूंज उठी। फायर दूसरे कमरे से हुआ था। गालिबन गुलाम रसूल या शहबाज ने गोली चलाई थी। जवाब में चारों तरफ से मकान पर गोलियों की बारिश होने लगी। हम भी पोजीशन लेकर फायरिंग करने लगे। मैं दरवाजे के करीब जमीन पर लेटा हुआ था। कई गोलियां दरवाजे पर लगी थी। सामने दरख्तों से एक हेवले को मुतहरिक देखकर मैंने फायर कर दिया। एक चीख की आवाज गूंजी और दौड़ता हुआ वो हेवला ढेर हो गया। मकान चारों तरफ से घेरे में था। इस तरफ से मैंने एक फौजी को ढेर कर दिया था, दूसरा राबिया की गोली का निशाना बन गया था। मेरे जहन में अचानक ही एक ख्याल उभरा, अगर हम मकान के अंदर रहे तो आसानी से मारे जाएंगे, जबकि इस तरफ से कुछ रास्ता बन गया था और हम बाहर निकल सकते थे। मैं दौड़कर दूसरे कमरे में आ गया और गुलाम रसूल को अपने इरादे के बारे में आगाह किया। तुम इन लोगों को लेकर निकलने की कोशिश करो, मैं इस तरफ से इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा रखता हूँ। गुलाम रसूल ने जवाब दिया, शहबाज तुम भी उन लोगों के साथ जाओ। नहीं, शहबाज ने जवाब दिया। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, कमांडर तुम खवातीन को लेकर निकल जाओ, हम इन्हें इस तरफ उलझाए रखते हैं। मैं दौड़कर दूसरे कमरे में आ गया। इस तरफ अब फायरिंग नहीं हो रही थी। मैंने राबिया और अंगूरी को इशारा किया और दरवाजा खोलकर बाहर झांकने लगा। इस तरफ कोई नकलो हरकत भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैं उन दोनों को लेकर बाहर निकल आया और हम तीनों तेजी से दरख्तों की तरफ दौड़ने लगे। दफतन दाई तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। इसके साथ ही राबिया की चीख सुनाई दी। वो लड़खड़ाती हुई गिर गई। मैंने मुड़कर उसे उठाने की कोशिश की। मुझे छोड़ दो, राबिया ने कहा। मुझे कम से कम 4 गोलियां लगी हैं, मैं नहीं बच सकती। तुम अंगूरी को लेकर निकल जाओ, जल्दी करो। इस वक्त गोलियों की एक और बौछार आई। गोलियां हमारे सरों के ऊपर से गुजर गईं। मैंने राबिया को छोड़ दिया और अंगूरी के साथ दरख्तों की तरफ दौड़ने लगा। फायरिंग मुसलसल हो रही थी। दफतन अंगूरी के मुंह से भयानक चीख निकली और वो लड़खड़ा गई। मैंने मुड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचता हुआ दौड़ने लगा। गोलियों की एक और बौछार आई और इस मर्तबा अंगूरी के साथ
मेरे भी मुंह से चीख निकल गई। मेरी बाईं रान में गोली लगी थी और अंगूरी का तो जिस्म छन्नी हो गया था और वो गिर गई। जाओ, भाग जाओ, वो कराते हुए रुक रुक कर बोली, मुझे छोड़ दो, अपने आप को बचाओ, कश्मीर को तुम्हारी जरूरत है और कश्मीर जरूर आजाद होगा, खुदा हाफिज। अंगूरी खामोश हो गई हमेशा के लिए। कश्मीर की बेटी ने कश्मीर की आजादी के लिए अपनी जान दे